theory and related objective. Full explanation. अब है कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन का ये जो एक्सप्लेनेशन है कि डायनमो इलेक्ट्रिक मशीन क्या करता है कि ए डायनमो इज ए मशीन दैट कन्वर्ट आइदर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब एक डायनमो कहने का मतलब है कि जब एक डायनमो मशीन जो कन्वर्ट आइदर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, तो अब जब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है तो जनरेटर के जैसा वर्क हो गया। और यदि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वर्क कर गया तो मोटर हो गया फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि डायनमो इज ड्राइवन मैकेनिकली बाय प्राइम मूवर, यानी जब मैकेनिकली प्राइम मूवर, जैसे यहाँ पे देखो मैकेनिकल पावर प्राइम मूवर के माध्यम से हम रोटेट करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर चलता है जो कि आउटपुट क्या कर देता है, पी इलेक्ट्रिकल दे रहा है फ्रेंड, जो कि सिंबल में दिया हुआ है, पी इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, पी इलेक्ट्रिकल। जैसे मैकेनिकल पावर दी है, टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन जो कि एक शाफ्ट होता है, जैसे देखा होगा इस तरह से रहता है, ये शाफ्ट लगा रहता है, ये शाफ्ट, इसी को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, हम लोग ऐसा देखा होगा, जैसे गोल टाइप का रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा होता है, और इसमें लंबा रहता है, इसी को कहते हैं शाफ्ट। इस शाफ्ट, इसमें कम्यूटेटर भी लगा रहता है, देखते हैं कम्यूटेटर टाइप का भी रहता है, कम्यूटेटर जिसको भी बोलते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि मोटर है कि जनरेटर। कम्यूटेटर AC टू DC करता है, वो कम्यूटेटर जो AC टू DC करता है। कम्यूटेटर का जो वर्क होता है ना, कम्यूटेटर बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, AC से DC करता है। तो हम लोग यहाँ से ये समझे हैं कि जब डायनमो ड्राइवन मैकेनिकली बाई ए प्राइम मूवर सच एज बाई डीजल इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, जो भी हो, एंड सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर किसी भी माध्यम से हम टरबाइन में प्राइम मूवर को हम किसी माध्यम से, टरबाइन या तो आपको स्टीम के माध्यम से या डीजल इंजन के माध्यम से या आपको स्टीम टरबाइन के माध्यम से या वाटर टरबाइन के माध्यम से, हम लोग देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल स्टीम पावर प्लांट में हम जो गैस के माध्यम से टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, जिससे टरबाइन किससे जुड़ा रहता है, टरबाइन जो है फ्रेंड्स, टरबाइन जो है ना, देखना कि टरबाइन जो है हम लोग रोटर से जुड़े रहते हैं, रोटर टरबाइन जो है, जैसे रोटर है ना, इसी में जुड़ा रहता है टरबाइन, जैसे गोल टाइप का रहता है, उसमें पंखा लगा रहता है, ये पंखा, इसी से टरबाइन ये रन करेगा, तो इस शाफ्ट को रन करेगा, इस शाफ्ट भी रन होगा, ये जो कि शाफ्ट है, ये शाफ्ट रन करेगा तो ये आपका रोटर रन करेगा, ये रोटर रन करेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। तो इस तरह से रहता है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि ये टरबाइन रन करता है, तो कॉल क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। जब आपका मैकेनिकल इनपुट दिए और आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। अगर यदि दूसरी बात, सेकंड यदि जब डायनमो ड्रॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई मेन्स एंड ड्राइव मैकेनिकल डिवाइस। अब है कि मोटर का वर्क, ये जनरेटर हो गया, मैकेनिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, पी इलेक्ट्रिक लेता है, और तुम्हारा पी इलेक्ट्रिक लेता है और पी मैकेनिकल देता है आउटपुट।
पी मैकेनिकल आउटपुट हमको देता है, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, पिन तो ये मोटर कहला गया। तो क्या कहलाएगा? मोटर फ्रेंड्स। तो इसी में यह कहा गया है कि दिस इज कॉल्ड मोटर। यहाँ पे देखो मोटर कहलाया। आपका यदि डायनमो ड्रा करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई मेन्स और ड्राइव करता है मैकेनिकल डिवाइस, तो क्या कहलाता है? मशीन टू लीड इज कॉल्ड मोटर। तो यहाँ पे यह क्या कहला गया? मोटर। तो यहाँ पे क्या कहला गया? मोटर फ्रेंड्स। न अदर वर्ड इज स्टेट दैट के जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल पावर डब्ल्यूमेटे इंटू इलेक्ट्रिकल पावर ई आई। हाँ, ये तो है कि जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल पावर, जैसे ओमेगा टी, ये मैकेनिकल हम लोग बोलते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो जो कि आउटपुट हम, ये तो इनपुट है जनरेटर का, जनरेटर क्या है, और आउटपुट हमको पी क्या देता है? ई आई देता है, जो कि वोल्ट इंटू करंट होता है। तो यही है फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड इसका। तो हमको क्या कहता है? ई आई कन्वर्ट मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इंटू मैकेनिकल पावर मेगा टू। तो इसी से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि अदर वर्ड की है कि अगर जनरेटर होता है तो जनरेटर क्या करता है? कन्वर्ट मैकेनिकल पावर यानी ओमेगा टी। तो पी मैकेनिकल हमको क्या हो गया? ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी इंटू इलेक्ट्रिकल पावर, तो पी आउटपुट जो दे देता है ई इंटू आई हो निकलता है, जो कि हमको जो सप्लाई करते हैं एनर्जी के रूप में। और यदि मोटर क्या करता है? मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर ई आई इंटू मैकेनिकल पावर ओमेगा टी करता है। तो जस्ट एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है। मोटर है, जनरेटर क्या है? मोटर और जनरेटर क्या है? एक दूसरे का रिवर्स है, यानी इसको क्या करते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटर, जनरेटर का हो गया है ना, जनरेटर का। तो आपका जस्ट अपोजिट है। ये क्या करता है? मैं इलेक्ट्रिकल लेता है, आउटपुट मैकेनिकल देता है, ये मैकेनिकल इनपुट लेता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि डायग्राम के माध्यम से समझाया गया हुआ है कि अगर मैकेनिकल पावर इनपुट लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। प्राइम मूवर टॉर्क टीपीएम और जनरेटर टीजी कहलाता है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इलेक्ट्रिकल क्या करता है? ये में इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है। देखो इलेक्ट्रिकल ये इनपुट लिया, आउटपुट क्या दे रहा है? मैकेनिकल लोड को दे रहा है। मैकेनिकल लोड को दे रहा है, जो यहाँ पे एरो के माध्यम से समझाया गया है। इसमें देखो कैसे इनपुट लिया, आउटपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट दिया, पी इलेक्ट्रिकल। तो ये जनरेटर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट लिया मोटर, और आउटपुट क्या? मैकेनिकल लोड को दिया। तो ये आपका क्या? मोटर टॉर्क क्या करती है? टीएम लेता है, जिसको मोटर टॉर्क, और लोड टॉर्क देता है टीएल। तो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। तो ये मोटर जनरेटर में ये कि जनरेटर जो आपका मैकेनिकल लिया और इलेक्ट्रिकल दिया, और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल लिया और मैकेनिकल दिया। तो मैकेनिकल क्या होता है? जो जिससे कोई भी मिल वगैरह चलता है, चलता है, या कोई मशीन टूल चलता है, कोई भी गाड़ी चलता है, बस चलता है आपका। जैसे मोटर मोटर हो जो होता है आपका ट्रेन में लगा रहता है, जो कि डीसी मोटर, वो क्या करता है? मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो हमें क्या करता है? आपका रेल का जो पहिया होता है, व्हील, नीचे वाला पहिया, उसको रन करवाता है दौड़ा, तभी तो ट्रेन चलता है। इसलिए मैं उसी को कहते हैं मैकेनिकल आउटपुट। अब है कि मोटरिंग और जनरेटिंग एक्शन बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी हम बताए थे फ्रेंड कि मोटर और जनरेटर रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक दूसरे का ऑपोजिशन है। सेम मशीन कैपेबल ऑपरेटिंग आइदर है जनरेटर, सेम मशीन। यहाँ पे ये बात ये भी याद रखना है, एक मोटर जनरेटर के जैसा बिहेव भी कर सकता है, और एक जनरेटर मोटर के जैसा बिहेव करता है। ये याद रखना पड़ना। मोटर अगर यदि मोटर में इनपुट अगर यदि मैकेनिकल देते हैं तो ये जनरेटर बन जाता है, और आउटपुट इलेक्ट्रिकल देगा। अगर यदि मोटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल देते हो तो आउटपुट मैकेनिकल देगा, तो वही मोटर बन जाएगा। तो इसलिए एक मोटर जनरेटर भी हो सकता है और जनरेटर मोटर भी हो सकता है, ना कि दोनों का मैन्युफैक्चर एक जैसा ही होता है। दोनों का, मोटर और जनरेटर का मैन्युफैक्चर सेम होता है फ्रेंड। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेम होता है।
मोटर और जनरेटर का मैन्युफैक्चरिंग सेम होती है। तो इसी तरह से कहा गया है कि आपका है मोटर डिपेंडिंग ऑन बेस सप्लाई पावर इज मैग्नेटिक। यहाँ पे लिखा है कि सेम मशीन कैपेबल ऑपरेटिंग आइदर जनरेटर और मोटर और जनरेटर अपॉन वेदर सप्लाई पावर इज मैकेनिकल या वेदर सप्लाई पावर इज मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो ये है कि अगर प्रैक्टिस है कि डिवाइस में भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्वीट वन पार्टिकुलर मोड ऑफ कन्वर्जन अदर या इधर। अब है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस मैकेनिकल सिस्टम देगा। तो ये मोटर हो गया। अगर यदि मोटर को एक जैसे इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम मोटर या जनरेटर भी बोलते हैं, या तो मोटर बोलो या जनरेटर बोलो, अगर यदि वो डिपेंड करता है सप्लाई पे। अगर सप्लाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम दे रहे हैं तो मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, अगर यदि सप्लाई मैकेनिकल दे रहे हैं तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो वो जनरेटर हो गया। अगर यदि इलेक्ट्रिकल दिए हैं तो आउटपुट मैकेनिकल दिए तो मोटर हो गया। देखो ये दोनों ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो ये सिग्नल दिया है, अगर यदि इलेक्ट्रिकल पावर दिए हैं तो आउटपुट मैकेनिकल मिल गया, यदि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनपुट लिए तो इलेक्ट्रिकल मिल गया। एक दूसरे का रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब देखो ए ई आई, अगर इसको इनपुट मानते हैं तो ये ओमेगा टी, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल है, ये दूसरे के। अगर यदि ये तो आपको जनरेटर हो गया और ये मोटर हो गया, ये मोटर हो गया। तो ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है, मैकेनिकल। ये इनपुट लेता है, आउटपुट क्या देता है, इलेक्ट्रिकल। तो एक दूसरे का रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस एज ए लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम होता है। अब आगे आते हैं डिफरेंट इधर से। अब है मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन नीड presence of the nature of phenomena which interrelate electric magnetic field one hand a mechanical force and motion on one another। अब एक सेकंड आ जाओ फ्रेंड्स। ईएमएफ इंट्रोड्यूस इन कॉइल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब है कि हम यहाँ पे एक बात, यहाँ पे दो पोल दे दिया, नॉर्थ और साउथ। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से पास हो रहा है फ्रेंड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई इसमें कोई कंडक्टर फ्रेंड्स रोटेट करवा देते हैं। जैसे कोई कंडक्टर अगर रोटेट करवाते हैं तो एक कंडक्टर अगर यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रन करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी फिक्स वेलोसिटी के साथ, इन वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कट करता है, एक कंडक्टर जो है इस फील्ड में रन कर रहा है, इस फील्ड में अगर कंडक्टर रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको एक कंडक्टर को ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इस फील्ड को कट करेगा तो अब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, यानी तुम्हारा इसमें कट करेगा तो आपको वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब जानते हैं कि हम लोग फ्राइडे ला के अब कोई भी रेट ऑफ चेंज यानी एन नंबर ऑफ टर्न है, अगर जिसमें उसमें ए फ्लक्स फाई है, आई है करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर रेट ऑफ चेंज होती है तो फ्लक्स वोल्टेज इंड्यूस होता है फ्रेंड। ये हम लोग फ्राइडे ला से जानते हैं। ऐसे ये इसको भी कहा जाता है, मान लीजिए फ्लक्स है तो इस तरह से भी इसको कहते हैं, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इसको भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ए फ्लक्स हो जाएगा, अगर फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर होती है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है फ्रेंड। तो हम लोग ये तरह अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो यही कहा गया सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, काउंटर कवर डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर कोई सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लग देने से 20 सेल्सियस से रन कर रहा है, तो उसमें क्या करता है कि जब कॉइल इज रोटेटेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो ईएमएफ इंड्यूस ऑन कॉइल साइड मैग्नेटिक फील्ड।
तो हम अभी बताएं कि फ्राइडे लॉ से कि अगर यदि कोई एन नंबर ऑफ टर्न है, जैसे एन नंबर टर्न नॉर्थ और साउथ पोल है ना, एन नंबर ऑफ टर्न है एक आपका, इसमें कोई अगर यदि कंडक्टर रन करता है फ्रेंड्स, तो उसमें वो कंडक्टर क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, घूरेगा तो अब है कि इधर घूर रहा है, ये इधर घूर रहा है ना, तो घूर रहा है तो अब है कि इसको तो कट कर रहा है, क्योंकि पैरेलल में जा रहा है तो इसको तो कट करेगा, कट करेगा तो रेट ऑफ चेंज होगा फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो अब है कि वोल्टेज तो इंड्यूस होगा, कट करेगा, तो उस वोल्टेज इंड्यूस को ही इन कॉइल साइड में का लिखा हुआ कि वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इट कॉइल साइड, मैग्नेटिक ईएमएफ इन कॉइल डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये देखो डेंसिटी किसको कहते हैं फ्रेंड, यहाँ से ये जानो कि अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, 3 लाइन है, हो सकता है 4 लाइन है, 5 लाइन है, 6 लाइन है, कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कॉइल पे डिपेंड करता है, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसी को कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो अब है कि ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगा तो वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो डिपेंड करता है कि कितना, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंड्यूस होगी, अगर कम होगी तो कम इंड्यूस होगी, वो डिपेंड करता है अब है फ्लक्स डेंसिटी पे, है ना। तो बात तो सही है कि फ्लक्स डेंसिटी बी टेस्ला पे, या इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉइल मैग्नेटिक, या तो जैसे मान लीजिए कॉइल इतनी लंबा हो या इतनी लंबा हो या इतने, हो सकता है ज़्यादा लंबा हो, ज़्यादा लंबा हो, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यदि इसका लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लो बी हो गया, ये इसका हाई बी हो गया, हाई फ्लक्स डेंसिटी, तो लेंथ इसकी कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये लेंथ जो हो गया, लेंथ इसका क्या है, राइज है, इसका लेंथ क्या है, डिक्रीजिंग है लेंथ, तो इस पे भी डिपेंड करेगा और डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, तो इन डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा फ्रेंड, जो कि आगे हम लोग देखते हैं। देखो अब इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, देखो 2 टाइम एन बी एल भी, है ना, वी पी। अब वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी लो स्पीड से डाउन रखा है, एंटी क्लॉकवाइज या यूनिफॉर्म है कि लो स्पीड है या हाई स्पीड है, तो अब है कि ईएमएफ इस प्रकार से आ गया, 2 टाइम नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करा है, फ्लक्स डेंसिटी लेंथ पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तभी तो इंड्यूस उसमें डेवलप हो जाता है कॉइल में, तो इस तरह से इसका वोल्टेज डेवलप हो गया फ्रेंड्स। तो अब है कि जैसे कह रहा है कि लेंथ पे या नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल पे वेलोसिटी ऑफ कॉइल सेल परपेंडिकुलर टू द फील्ड मीटर पर सेकंड, तो इसका जो फार्मूला क्या है यहाँ पे आ गया, ये 2 NBLP पे आपको यदि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रन करता है, तो आपका क्या करता है, कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो कट करता है तो फ्राइडे लॉ के अनुसार हमको उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, अगर वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है तो फ्रेंड आपका वो डिपेंड करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी लो है कि ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है कि कम है, स्पीड यूनिफॉर्म है कि ज़्यादा स्पीड है, तो ये सारी प्रक्रिया पे डिपेंड करता है, तभी वो फ्लक्स वो इंड्यूस ईएमएफ का जो रेटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग वो इंड्यूस होता है। अब इसका भी टर्म कंडीशन है फ्रेंड कि जब भी कॉइल यहाँ पे आ जाओ कि अगर कॉइल साइड डू नॉट, यहाँ पे क्या करा है, कॉइल साइड डू नॉट ऑलवेज कट द लाइन ऑफ फ्लक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये तो बात सही है, यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर इज वी पी इक्वल वी साइन थीटा, अगर यदि थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो इट वेलोसिटी भी थी, अगर यदि ठीक है, कॉइल साइड डू नॉट ऑलवेज कट लाइन ऑफ फ्लक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बात तो सही है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करता है तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन ऑफ एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट नहीं करता है, फाइनली आपका जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर फील्ड वी पी इक्वल वी साइन थीटा होता है, यहाँ पे देखो वी पी को वी साइन थीटा, जब भी इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, थीटा इज एंगल बिटवीन कंडक्टर और लाइन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि यहाँ पे देखो डिनोट किया हुआ, थीटा क्या है वेलोसिटी पैरेलल लाइन मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ये जो हो गया,
अब यहाँ पे है अब परपेंडिकुलर ये लेंथ हो गया जो फ्रेंड कट करता है आपका, वो हो गया परपेंडिकुलर। अब दोनों के बीच एंगल बनाओ तो गया क्या, यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया। यही तो थीटा होता है। वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड थीटा इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसलिए ईएमएफ इक्वेशन फॉर जनरेटेड वोल्टेज, यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन फाइनली क्या निकल गया है भाई, अगर यहाँ पे देखो हम लोग ईएमएफ इंड्यूस में सारे पर के थे, यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी एंड लेंथ पे डिपेंड करता है। और दूसरी है कि फ्रेंड अगर यदि पैरेलल मैग्नेटिक लाइन है तो अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर कट कर रही है तो उसके लिए एंगल क्या क्रिएट कर गया, थीटा। तो इसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक साइन एंगल आ जाएगा फ्रेंड, एंगल आ जाएगा। क्योंकि इसलिए एंगल आया अगर यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कट करता है, अगर कट करता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे कट करता ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के कोयल भी जब भी एक दूसरे को मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता है। लेकिन कंडक्टर यहाँ पे अगर डू नॉट ऑलवेज कट फ्लक्स डेंसिटी परपेंडिकुलर, तो अगर जब परपेंडिकुलर कंडक्शन पैरेलल कंडीशन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन या पैरेलल कंडीशन, तो वो दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है फ्रेंड। अगर पैरेलल डायरेक्शन होता है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो उसकी वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस अलग होती है, या तो किसी में जीरो होती है किसी में मैक्सिमम होती है। तो ये सारी प्रक्रिया एंगल पे डिपेंड करेगा फ्रेंड। ये एंगल यहाँ पे इसलिए लाया गया क्योंकि अब मैक्सिमम कहाँ पे डेवलप होता है, मिनिमम कहाँ डेवलप होता है, इस सारे एंगल के माध्यम से हम पता चला लगाएंगे। क्योंकि अगर यदि पैरेलल, तो वो आगे हम चल के बताएंगे कैसे क्या होता है। कि अब है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल को इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो ये आपका पर आ जाएगा जब भी द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ कॉइल और थीटा जो एंगल बिटवीन कंडक्टर, ये देखो ये एंगल बिटवीन, ये तो पैरेलल लाइन हुआ और कंडक्टर ये हो गया, वो दोनों के बीच का एंगल हो गया फ्रेंड यहाँ का, जो कि हम लोग देखो तो मैनेज कर रहे हैं, है ना। एंगल बिटवीन थीटा एंड बिटवीन कंडक्टर अलाइन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एक्सिस, इसलिए ईएमएफ जनरेटेड वोल्टेज है आपका इतना आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन बी एल एंड साइन थीटा से जानते हैं। अगर यदि ई का डिटरमाइन करेंगे तो हम लोग क्या क्या, नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स डेंसिटी, एल भी और साइन थीटा होनी जरूरी है, तभी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस होता है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड कि हम मैक्सिमम और मिनिमम इंड्यूस ईएमएफ को डिटरमाइन, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर अगर रन करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या मैक्सिमम इंड्यूस हो रहा है, तो किससे डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से, फ्लक्स डेंसिटी से, लेंथ से, वेलोसिटी से, और एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर के बीच के जो एंगल है वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगी कि ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। इससे तो ये हम लोग यहाँ से देख लिए हैं फ्रेंड, ये सारे आपका ईएमएफ इंड्यूस करने की प्रक्रिया और ये सारे पैरामीटर हो गया। तो अब है कि फ्रेंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन बी एल साइन थीटा जानना जरूरी है। वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ वेरीज मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, वैल्यू जो इंड्यूस ईएमएफ है वेरीज प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड यानी उसके परिणाम के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू से हम लोग कॉइल देखते हैं, डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट, जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होता है, जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे होता है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है फ्रेंड। जैसे अब कॉइल, जैसे अब है कि कंडक्टर ए है, अब कॉइल इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है फ्रेंड, लोग देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थी आपका थीटा हो गया, तो वहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस क्या करा है, वहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। साइड आर मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर यदि देखो फ्रेंड जब कॉइल इज वर्टिकल पोजीशन, सॉरी जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे होता है, जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन होता है तो एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि नो ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होगा, जब नो ईएमएफ इंड्यूस उस समय होगा जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन
और कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है ये लाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक लाइन, ये कंडक्टर हो गया, दोनों पैरेलल में है। अब जब हम जानते हैं कि दो यदि लाइन और कंडक्टर पैरेलल में होता है तो थीटा का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है फ्रेंड जब पैरेलल में होते हैं। हम लोग पैरेलल कंडीशन में जानते हैं क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि एक दिखता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री या 0 डिग्री इसको बोलो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो कोई एंगल नहीं बना, यानी तुम्हारा या तो 180 बोल सकते हो या तो 0। लेकिन हम लोग देखते होंगे लीनियर प्रोसेस से 180 डिग्री ऐसे बनाते हैं कि ना हम लोग 180 डिग्री, तो इसमें या तो पैरेलल में आपको 0 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे बोल सकते हो। तो फाइनली हम लोग देखते हैं पुट करके इज इक्वल टू 2n साइन थीटा, तो साइन 0 रखो, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है, फाइनली ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रेंड। तो पैरेलल कंडीशन में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंडक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल में होता है तो एंगल वहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगी, जिससे फाइनली उसका क्या होता है, आपका ईएमएफ उस समय इंड्यूस नहीं होगा, यानी मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे समझ गए, जब कॉइल इज हॉरिजेंटल और मूविंग राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब अगर कॉइल इज हॉरिजेंटल हो, कॉइल हॉरिजेंटल इसी को कहते हैं हॉरिजेंटल हो, कॉइल हॉरिजेंटल और मूविंग राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये 90 डिग्री से मूव करता है तो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे मैक्सिमम होगी फ्रेंड। अगर यदि ये कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब है कि यहाँ से ना क्या करा, 90 डिग्री बन रहा है ना, थीटा एंगल से 90 डिग्री बन रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड, फाइनली अगर यदि 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n/b/l/v। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2n/b/l/v हो जाएगा फ्रेंड, जो कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हुआ इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ से फाइनली क्या मिला है, 2n/b/l/v, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यहाँ से ऑब्टेंड हो गया, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेंड हो गया फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि कब है कि अब है, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि अगर यदि ये सर्कल है, अब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल में जा रही है, अगर कंडक्टर तुम्हारा अगर यदि इसे परपेंडिकुलर हो कंडक्टर, तो यहाँ पे ई मैक्सिमम होगा। अगर यदि इस तरह से हो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और पैरेलल कंडक्टर भी हो, तो एक कंडक्टर हो गया, ये लाइन्स हो गया, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा क्या था बनेगा 0, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ई मिनिमम हो जाएगा, ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये समझ गया होगा फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन, टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉज इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम बताए थे फ्रेंड्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स जो कि हम बताए थे फ्राइडे लॉ के अनुसार इज इक्वल टू n/dI/dt, जो कि ये फ्राइडे लॉ का है। तो ये फ्राइडे लॉ का ये रूल है फ्रेंड्स, जो कि n नंबर टर्न में
अगर आई करंट फ्लो होता है कंडक्टर में तो उसका रेट ऑफ चेंज होने से क्या होता है, एक फ्लक्स डेवलप होता है, इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो वही वोल्टेज इंड्यूस जो कि ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स सेकेंड, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन मैग्नेटिक फील्ड इज एम्प्लॉयड एज मीडियम। क्यों? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन में एक मैग्नेटिक फील्ड को हम मीडियम के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एज रदर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को मीडियम यूज क्यों करते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, में? तो इसका रीज़न यही है फ्रेंड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है, प्रैक्टिकली जो होता है स्टोर एनर्जी डेंसिटी जो प्रैक्टिकल फील्ड में लो होता है इन द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में। क्योंकि फ्रेंड क्या करता है ना, वो जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आपका स्टोर एनर्जी का डेंसिटी जो होती है वो लो फील्ड का वो लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि उसकी फील्ड लो होती है। हम लोग देखते हैं मीडियम के रूप में, जैसे बी इज इक्वल टू मी एच करते हैं कि ना, तो यहाँ पे जो मीडियम यूज होता है परमेबिलिटी वो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे ही होती है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के करते हैं। तो ये सारी क्योंकि यहाँ पे स्टोर एनर्जी का डेंसिटी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड में लो होती है। तो आगे नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, डेवलप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल यूनिवर्स सिस्टम एक्ट डायरेक्शन दैट टेंड। क्या होता है फ्रेंड्स, डेवलप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या टॉर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कन्वर्जन सिस्टम एक्ट डायरेक्शन, और जो डिक्रीज आपका जो फोर्स का डायरेक्शन हो कहाँ किस, जब कन्वर्जन प्रोसेस में वो टेंड कैसे करता है, टेंड करता है यानी तुम्हारा जो है एक होता है क्या कर रहा है, इंक्रीज स्टोर एनर्जी एट कांस्टेंट प्लस, डिक्रीज स्टोर एनर्जी कांस्टेंट प्लस, डिक्रीज को एनर्जी कांस्टेंट एम, डिक्रीज स्टोर एनर्जी कांस्टेंट एम एफ। तो इसमें कौन हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा का डिक्रीज करेगा एनर्जी एट कांस्टेंट फ्लक्स पे डिक्रीज करेगा स्टोर एनर्जी कांस्टेंट फ्लक्स पे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन सिस्टम में अगर यदि वो कन्वर्जन होगी तो अब है कि उसकी डेंसिटी जैसी मान लीजिए जो ज़्यादा है फ्रेंड, अब कन्वर्जन प्रोसेस में तो ए में क्या होगी, वो फाइनली जो फोर्स आपका जो डेवलप होगी तो वो आपका डिक्रीज की ओर, क्योंकि फ्लक्स तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। तो अब है कि मैग्नीट्यूड तो हमेशा डिक्रीज हो ही गया, क्योंकि वो कन्वर्जन में क्योंकि एनर्जी तो आपका कन्वर्ट हो रहा है फोर्स के रूप में, तो फोर्स कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्योंकि फोर्स जब कन्वर्ट होगा तो आप इसका रिजल्ट, जैसे अब है कि फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे मैक्सिमम वैल्यू है अब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और एक कन्वर्ट हो रहा है फोर्स के फॉर्म में, तो ये परिमाण तो ये मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज करेगा ही ना, ये मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज करेगा ही, क्योंकि ये फोर्स के रूप में डेवलप हो रहा है। फोर्स का यूटिलाइज हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं तो प्रयोग करने से ही तो आपका ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है और फाइनली ये फोर्स रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो फाइनली इसका परिमाण रिजल्ट कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। अब है कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कन्वर्जन डिवाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कन्वर्जन डिवाइस द डेवलप टॉर्क डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में डेवलप टॉर्क डिपेंड किस पे करता है फ्रेंड, डेवलप टॉर्क जो है स्टेटर फील्ड के एथरेंट और टॉर्क एंगल पर डिपेंड। अभी को भी जानते हैं कि आपका जैसे स्टेटर फील्ड इसको कहते हैं, ये रोटर होता है, तो स्टेटर फील्ड में हम सप्लाई देते हैं, तो फाइनली
यहाँ पे जो आपका वोल्टेज इंड्यूस तो इसी पे होगा, मेन करंट इसी में सर्कुलेट करेगा, फिर एयर गैप के माध्यम से इसमें आएगा, तो आपका फाइनली तो मेन करंट इसी में ना डेवलप में, फाइनली जो फ्लक्स जो स्टेटर फील्ड में हो रहा है, स्टेटर फील्ड में ही मेन फ्लक्स आपका डेवलप हो रहा है। मेन फ्लक्स आपका फिर एयर गैप के माध्यम से आपका इसमें आया, तो यहाँ तो आपको डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भी वोल्टेज इंड्यूस से हमेशा ग्रेटर होता है, भी वोल्टेज इंड्यूस से ग्रेटर, लेकिन कुछ ड्रॉप की वजह से ये, जबकि इक्वल होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये तो आपको भी दे रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस ई हो रहा है, तो कुछ कुछ ड्रॉप के माध्यम से, कुछ लॉस के माध्यम, यानी सम लॉसेस होता है, उस लॉसेस के वजह से इसका परिणाम रिजल्ट जो है मैग्नीट्यूड है जो डिक्रीज कर जाती है, भी ग्रेटर ये हो जाती है। तो उसी की वजह से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आपका जो स्टेटर फील्ड और टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है उसका टॉर्क। तो टॉर्क हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि V ई एफ बाई एक्सेस साइन डेल, तो ओमेगा टी होता है फ्रेंड। तो ये डेल होता है टॉर्क एंगल। टॉर्क एंगल का मतलब होता है कि आप फ्रेंड्स जैसे ये है, अब कोई रोटर रन कर रहा है, ये स्टेटर फील्ड हो गया, ये आपका रोटर फील्ड हो गया, है ना, रोटर हो गया, ये स्टेटर हो गया। तो आप है कि दोनों के बीच के जो है बाय रोटर और टॉर्क ये रेफरेंस होगी, तो ये दोनों की ये जो आपका ये फील्ड है, अब यहाँ पे फोर्स जो डेवलप होगा तो टॉर्क डेवलप ये दोनों के बीच ही होगा फ्रेंड। रोटर और स्टेटर फील्ड के बीच ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, पावर डेवलप होगा, फोर्स डेवलप होगा, तो फोर्स डेवलप करेगा स्टेटर और यहाँ पे टॉर्क एंगल पे। सॉरी फ्रेंड्स, रेफरेंस स्टेटर फील्ड और रेफरेंस पे डिपेंड करता है, सॉरी हम रेफरेंस और रोटर फील्ड। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये रेफरेंस हो गया, आपका ये स्टेटर हो गया, स्टेटर है, ये रोटर हो गया, तो फाइनली आपका इस पे डिपेंड करेगा, इस रोटर है, तो इस पे ये क्या हो गया, टॉर्क एंगल और स्टेटर फील्ड, ये स्टेटर फील्ड है, तो इस पर यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आप इस पे, अब यही आपको क्या करेगा, एयर गैप के माध्यम से ये रोटर को देगा, तो वहाँ पे जो आपका सम ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स को वहाँ पे लॉस होगा। अब मैग्नेटाइजिंग का फील्ड का लॉस होगा तो डिमांड किस करेगा, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पर, तो फाइनली किस पे डिपेंड करेगा, रोड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क एंगल पे डिपेंड करेगा, तो फाइनली आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, सॉरी किसका हम बात कर रहे हैं, सी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, क्योंकि रोटर स्टेटर मैंने रोटर फील्ड और टॉर्क एंगल पे अभी हम बताएं ना, यहाँ पे जैसे ये हो गया, रोटर हो गया था और ये स्टेटर हो गया था, तो आपको तो सभी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये स्टेटर और रोटर पे दोनों पे थे, ये रोटर है ये स्टेटर फील्ड, तो ये दोनों तीनों पे आ गया ना, रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड पे आ गया, ये रेफरेंस हो गया, तो तीनों पे हो गया फ्रेंड, तीनों पे हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चौथा यहाँ पे देखना है कि लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में, लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जो है फ्रेंड फील्ड एनर्जी ग्रेटर होता है को एनर्जी से, सीधा जवाब है, फील्ड एनर्जी जो होता है ना वो ग्रेटर होता है को एनर्जी से, तो लीनियर कंडीशन में आती है। सॉरी नहीं, इक्वल होती है तभी ना फ्रेंड, इक्वल होती है, सॉरी गलती मार दी, ये होगा, और फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू होगा को एनर्जी से, तभी तो लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे प्रो है ना, इस लीनियर फील्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू तो आपका को एनर्जी, तब लीनियर होती है। लीनियर का मतलब सीधा हो गया आपका, ये दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में हो, को एनर्जी
दोनों एक ही लाइन में हो, तो ये एनर्जी आपका जो है ये हो गया, इसका आपका सी हो गया फ्रेंड दोनों में। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्टेड डिवाइस इज शोन इन द फिगर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आर्मेचर इंड्यूस में बस बार वोल्टेज आर्मेचर करंट रिस्पेक्टिवली ई वी आई एंड टी ए टी है। तो एक्सटर्नल टॉर्क आर्मेचर डेवलप टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी शाफ्ट डिस्टेंस assume that कि given conductors given direction of parameter in the figure are positive यदि डिवाइस इज वर्किंग जनरेटिंग मोड। यहाँ पे क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगर यदि ये पॉजिटिव मोड का बात कर रहा है तो पॉजिटिव मोड में तो ऑल पैरामीटर इसका पॉजिटिव होगा तभी तो फ्रंट पॉजिटिव मोड में आएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ईएमएफ वोल्टेज करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आर्मेचर टॉर्क और स्पीड एक्सटर्नल टॉर्क ये सारी वैल्यू शाफ्ट रिस्पेक्टिव है। एज्यूम के गिवन डायरेक्शन पे अगर पॉजिटिव हो तो डिवाइस वर्किंग मोड ही पॉजिटिव होगा। अगर यदि ऑल पैरामीटर्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो वर्क क्या होगा, वर्क भी पॉजिटिव होगा फ्रेंड। हम जो सीधा जानते हैं कि अगर इनपुट पॉजिटिव हो तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं क्योंकि सम कुछ लॉसेस होता है लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ लॉसेस कि 100% नेगेटिव नहीं हो जाती। तो इसमें हम सीधा जाने कि अगर यदि इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, ऑल पैरामीटर विल हैव द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन इसमें कह रहा है 7वां नंबर फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस में जनरेटर और मोटर ऑल एयर गैप इज लेफ्ट बिटवीन स्टेटर और रोटर फील्ड। तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस में अगर जनरेटर मोड में सभी एयर गैप स्मॉल जो होता है वो लेफ्ट अलग कर दिया जाए बिटवीन स्टेटर रोटर तो क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें दो ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है देखो ऑप्शन, reduce the reluctance magnet by increase flux density air gap permit mechanical clearance avoid saturation। दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। जब मैकेनिकल क्लियरेंस हो जाएगा एयर गैप रहेगा नहीं तो लॉस नहीं काउंट होगा, और जब है कि दूसरी जब है सेचुरेशन फील्ड अवॉइड होगा सेचुरेशन। दूसरी बात है कि अगर यदि वहाँ पे एयर गैप नहीं होगा तो सेचुरेशन जो है आपका अवॉइड हो जाएगी, सेचुरेशन अवॉइड होगा। यानी फ्रेंड्स जो एक होता है ना कि लिमिटेड केस तक ही आपको वो स्टोर कर सकता है, उसके मतलब नहीं हो सकता। यानी सेचुरेशन कोई भी कंडक्टर या प्रैक्टिकल जो भी मटेरियल है वो सेचुरेशन कंडीशन में चला जाता है, लेकिन अगर एयर गैप रहती है तो वो सेचुरेशन में कंटिन्यूअस चला जाता है, उस लीनियर उसका ग्राफ आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसका कर्व जो आता है रेक्टेंगुलर हो जाता है तो वो यहाँ से बचेगा। कि इलेक्ट्रॉन जनरेटर मोटर स्मॉल एयर गैप है लेफ्ट बिटवीन द स्टेटर रोटर पे तो सेचुरेशन से यहाँ पे बचेंगे। ठीक है फ्रेंड, आठवां नंबर है फ्रेंड्स कि जब स्टेटर रोटेटर मैग्नेटिक फील्ड टू पोल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक एक्साइटेड अगर ईच वुड प्रोड्यूस साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप विद पीक वैल्यू एफ एस आई एफ आर रिस्पेक्टली। रोटर का मैग्नेटिक फ्लूड एमएमएफ लैग्स स्टेटर एमएमएफ स्पेस एंगल डेल एंड इंस्टेंटेनियस सोन फिगर अगर दज हाफ द स्टेटर रोटर surface from one pole with other half forming second pole from the direction torque acting on the rotor can be clockwise direction। तो यहाँ पे क्या करा है ये फिगर देख लो, यहाँ पे क्या है स्टेटर हो गया ऊपर वाले फ्रंट, एयर गैप हो मिडिल में हो गया जो कि आपको दिखाया गया, स्टेटर रोटर जो ये हो गया स्टेटर में फोर्स का डायरेक्शन ये देखो आपको देखो ये रोटर एक्सिस हो गया, ये स्टेटर में से रोटर एक्सिस। अब दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो डेल हो गया जो कि टॉर्क एंगल या स्पेस एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइंड क्या करेंगे फ्रेंड, फॉलोइंग पैरामीटर्स दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल गिवन 4 सेट ऑफ स्टेटमेंट रिगार्ड
एंड टॉर्क सिलेक्ट द करेक्ट सेटर रिस्पेक्टिंग ऑफ सॉन्ग। अब है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, आगे नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और साउथ पोल क्लॉकवाइज, तो ये गलत है फ्रेंड। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये तो गलती हो रहा है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ और नॉर्थ ये दोनों ठीक है, साउथ नॉर्थ नहीं होता है, नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ था, नॉर्थ साउथ, ये गलती है, नॉर्थ साउथ है, साउथ नॉर्थ है, ये होना चाहिए। हम लोग जब भी देखते हैं पोल में कैसे रहता है फ्रेंड्स, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है ना, ऐसे रहता है, नॉर्थ होता है साउथ होता है, एगो फिर क्या होता है, नॉर्थ होता है साउथ होता है, ऐसे होता है कि नहीं, इसी तो रहता है हम लोग का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। अब है कि फ्रेंड्स कि नंबर फ्लोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में पी है कि स्टेटर बाइंडिंग करेंट डीसी, रोटर बाइंडिंग करेंट एसी, स्टेटर बाइंडिंग करेंट एसी, रोटर बाइंडिंग करेंट इज डीसी, स्टेटर बाइंडिंग करेंट एसी, रोटर बाइंडिंग इज डीसी, स्टेटर साइलेंट। तो इसमें क्या होता है, स्टेटर है साइलेंट पोल, रोटर इज काउंटर, रोटर है जो साइलेंट पोल और स्लिप रिंग एंड स्टेटर, बोथ स्टेटर रोटर है जो पॉलीफेज वाइंडिंग, डीसी मशीन सिंक्रोनस मशीन इंडक्शन मशीन इज विच वन सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड, सिंक्रोनस में जो डीसी, पहले देख लो डीसी मशीन में जो होता है आपका हम लोग क्या करते हैं डीसी मशीन में, स्टेटर बाइंडिंग करें डीसी, रोटर बाइंडिंग करें, सभी स्टेटर जो हम लोग आर्मेचर होता है, डीसी में क्या होता है, आर्मेचर होता है, फील्ड होता है। तो आर्मेचर जो होती है वो फ्रेंड्स एसी होती है, फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर जो होती है, आर्मेचर भी एसी होता है, और फील्ड जो होता है डीसी होता है फ्रेंड, फील्ड क्या होता है, डीसी होता है। तो ये आपका दो चीज़ याद है, रोटर उसमें तो रोटर जिसको हम लोग बोलते हैं रोटर, इसको बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर, स्टेटर। तो स्टेटर डीसी और रोटर डीसी में स्टेटर जो स्टेटर को कौन कौन सी बोलते हैं, फील्ड, तो फील्ड हमेशा डीसी इसका रहता है। रोटर आर्मेचर जिसको बोलते हैं, इसका क्या आता है, एसी, एसी होता है। ये डीसी मशीन का हो गया। तो डीसी मशीन में कौन हो गया फ्रेंड, स्टेटर वाइंडिंग डीसी होता है और रोटर वाइंडिंग एसी होता है, ये पी सही है। और सिंक्रोनस के लिए कौन हो गया, सिंक्रोनस में क्या होता है, स्टेटर एसी होता है, रोटर वाइंडिंग आपका डीसी होता है, स्टेटर वाइंडिंग एसी होता है, ये पी क्यू होता है। अब है फ्रेंड इंडक्शन मशीन में दोनों एसी होता है, इंडक्शन में स्टेटर वाइंडिंग एसी, रोटर वाइंडिंग एसी, इंडक्शन मशीन में दोनों बोथ क्या होता है, बोथ एसी होता है, बोथ एसी होता है। सिंक्रोनस में एक एसी होता है, स्टेटर एसी होता है, और रोटर डीसी होता है। तो जो कि जस्ट उल्टा हो गया फिर, उसमें क्या होता है, डीसी मशीन में रोटर एसी होता है और स्टेटर डीसी होता है। अब है कि फ्रेंड रोटर है साइलेंट पोल और स्लिप रिंग, स्टेटर इज सिलिंड्रिकल। तो ये तो रोटर क्या होता है, साइलेंट पोल होता है, रोटर है जो साइलेंट पोल, स्लिप रिंग है, ये आपका किस में होता है फ्रेंड, साइलेंट सिंक्रोनस में होता है, सिंक्रोनस मशीन में होता है। पॉलीफेज वाइंडिंग बोथ स्टेटर और रोटर फेज, पॉलीफेज किस में होता है, इंडक्शन में होता है, इंडक्शन मशीन में होता है। तो सीधा जानो कि स्टेटर वाइंडिंग डीसी और रोटर वाइंडिंग है, तो डीसी मशीन के लिए हो गया, सीधा जानो, सीधा मशीन, स्टेटर वाइंडिंग एसी है, ये आपको एसी सिंक्रोनस मशीन के लिए हो गया, सिंक्रोनस
ये आपका स्टेटर वाइंडिंग करंट इज एसी, रोटर वाइंडिंग करंट इज, स्टेटर वाइंडिंग करंट इज एसी, रोटर वाइंडिंग करंट इज एसी। साइलेंट पोल और एज कम्यूटेटर इसके आप क्या होता है, डीसी का हो गया। अब रोटर एज ए साइलेंट पोल स्लिप रिंग, ये आपका क्या हो गया, सिंक्रोनस का हो गया, सिंक्रोनस। बोथ थ्रस्टर पॉलीफेज इंडक्शन मशीन हो गया, इंडक्शन, इंडक्शन हो गया। तो ये सारा चीज़ याद रखना फ्रेंड, और कुछ नहीं है। इसी तरह आज ख़त्म होता है।